पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अब ये चैप्टर है यहाँ पर चैप्टर नंबर 4। हम लोग 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 4 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि सभी बच्चों को मालूम है, हम लोग स्ट्रेट लाइन 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जो स्ट्रेट लाइन अच्छे से कंप्लीट नहीं किए होंगे। तो उनका बेसिक टर्म जो भी है, मैं यहाँ पर उसको क्लियर करते हुए फिर आगे की पढ़ाई के लिए 12th स्टैंडर्ड के लिए यहाँ पर कंटिन्यू लेक्चर्स दे दूंगा। लेकिन अगर बेसिक टर्म क्लियर नहीं है सभी बच्चों के, तो बेसिक टर्म सबसे पहले क्लियर करना जरूरी है। तो बेसिक टर्म में जैसे इसके फार्मूले, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट और भी मिनी इक्वेशंस जो यहाँ पर हैं स्ट्रेट लाइन में, वो बच्चों को सीखना है। तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं बेसिक टर्म्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। इसके बाद हम लोग फार्मूले का प्रूफ भी देखेंगे। फार्मूले के प्रूफ के साथ साथ अपने उस फार्मूले का यूज कैसे करना है क्वेश्चंस में, उसको भी देखेंगे। और इस चैप्टर में टोटल 3 एक्सरसाइजेस हैं, 4.1, 4.2, 4.3। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज आती है वो होती है मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज का सोल्यूशन उतना ही जरूरी है जितना हम लोग एक्सरसाइजेस को करते हैं। ऐसा मोस्टली देखा गया है कि बच्चे क्या करते हैं, एक्सरसाइज को सॉल्व करने के बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज को इग्नोर कर देते हैं। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज में हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो जेईई और सीईटी में पूछे जाते हैं, और मिसलेनियस एक्सरसाइज में जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं, अदर क्वेश्चंस हैं, वो हमारे बोर्ड एग्जाम में और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो पूरे टोटल मिला करके अगर हम लोग बोलें तो 4 एक्सरसाइज इंक्लूडिंग मिसलेनियस एक्सरसाइज, और वनली एक्सरसाइज को देखें तो 3 एक्सरसाइज। तो सभी एक्सरसाइज को सॉल्व करना बहुत ही जरूरी है। ऐसा नहीं हम लोग 4.1, 4.2, 4.3 कंप्लीट कर लें उसके बाद चैप्टर क्लोज्ड, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि मिसलेनियस एक्सरसाइज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस हैं और उन क्वेश्चन का लेवल जेई और सीईटी के अकॉर्डिंग वहाँ पर दिया गया है। तो हमें सभी एक्सरसाइजेस को, सभी क्वेश्चंस को, सभी फार्मूले को प्रूफ के साथ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आगे बढ़ना है। तो जैसा हम लोग अभी 11th में क्या पढ़ चुके हो, एन इक्वेशन। मान लो हमने यहाँ पर एक इक्वेशन लिया, एन इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो एन इक्वेशन दिस। तो यहाँ पर अगर हमें सेंटेंस को पूरा भी लिखते चलें, एन इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये सब है क्या, ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ये कंपलसरी यहाँ पर लिखना है अगर हम लोग यहाँ पर स्ट्रेट लाइन की स्टडी कर रहे हैं या किसी भी इक्वेशन की स्टडी कर रहे हैं। ए बी सी बिलोंग्स टू आर। इसमें भी कंडीशन दी गई है कि ए एंड बी वेयर ए एंड बी आर नॉट जीरो साइमल्टेनियसली। ये कंडीशन हमारे पास यहाँ पर मौजूद रहनी चाहिए कि ABC belongs to R means A is real number, B is real number, C is real number, where A and B are not zero simultaneously। इसका मतलब है कि A और B एक साथ जीरो नहीं होने चाहिए। मतलब किसी इक्वेशन में अगर मान लो कि A और B दोनों एक ही साथ जीरो हो गए तो 0x प्लस 0y, बचेगा क्या बेचारा, सिर्फ C बचेगा, और C इक्वल टू 0 ये कोई इक्वेशन नहीं है। तो ये इक्वेशन किस प्लेन में लाई करता है, एन इक्वेशन x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ABC बिलोंग्स टू R where A and B are not zero simultaneously, lie in this equation lie in xy plane, lie in xy plane। अब इसका भी मीनिंग समझ लो कि xy प्लेन का मीनिंग क्या है, दैट इज टू डायमेंशनल ज्योमेट्री, 2D, एक्स वाई, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जैसा कि हम लोग एक्सिस यहाँ पर बनाते हैं तो ये हमारा कैसा होता है, 2D, मतलब ये 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री हम लोग इसमें सीखते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए। इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओरिजिन बोला जाएगा, और यहाँ पर एक्स एक्स डैश और ये हो जाता है वाई एंड वाई डैश। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, this is second quadrant, and this is third quadrant, and this one is fourth quadrant।
फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का स्टडी करते हैं तो इनकी साइन होती है प्लस प्लस, मतलब x इज पॉजिटिव एंड y इज पॉजिटिव, बोथ आर पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है, x इज नेगेटिव, y इज पॉजिटिव, माइनस प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाता है माइनस माइनस, x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाता है प्लस कमा माइनस, दैट इज x पॉजिटिव, y नेगेटिव। ये इनकी हमने साइन प्रॉपर्टी भी बता दी है, क्योंकि बहुत से बच्चे 10th या 11th में बेसिक अपना क्लियर नहीं किए होंगे। तो अपने साइन प्रॉपर्टी एकदम जैसा कि मैंने बताया बेसिक से स्टार्ट करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, अपने पास टाइम इनफ है। और जैसे ही बेसिक क्लियर करोगे एक्सरसाइज तो आराम से फास्ट हो जाएगी, एक्सरसाइज का कोई टेंशन नहीं लेना, लेकिन अपना बेसिक कॉन्सेप्ट सबसे पहले क्लियर करना जरूरी है। तो ये इक्वेशन एक्स वाई प्लेन की बात मैं कर रहा था, तो ये होता है अपना एक्स वाई प्लेन, ठीक है। ये 2D, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें इसी को बोलते हैं एक्स वाई प्लेन, लाई इन एक्स वाई प्लेन। तो ये इक्वेशन जो अपना है ये एक्स वाई प्लेन में लाई करेगा। दूसरी चीज ए एंड बी, ए और बी एक साथ जीरो क्यों नहीं हो सकते? देखो अगर दोनों जीरो हो गए, एक एग्जांपल लेता हूं, अगर ए भी जीरो है, एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे अभी यहाँ 0x प्लस 0y प्लस सी इक्वल टू 0, तो बचा क्या अपना सी इक्वल टू 0, सिर्फ ये बचता है। तो ये 2D, न तो x टर्म है न ही y टर्म है, कुछ नहीं बच रहा है। तो ये 2D इक्वेशन है, ये तो सिर्फ एक नंबर है यहाँ पर, और ये तभी पॉसिबल है व्हेन c इज 0, 0 इक्वल टू 0। तो ऐसे इक्वेशंस नहीं लिए जाएंगे। हाँ, एक कोई अकेला 0 हो सकता है, जैसे यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल, पहले तो मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ। सपोज कर लो 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, इस तरह से हो गया। अगर यहाँ पर हमने लिख दिया 0 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई प्लस कोई भी दूसरा नंबर ले सकते हो 7 इक्वल टू 0, ये भी अपना इक्वेशन है 2D के लिए। या यहाँ पर दूसरा एग्जांपल 5x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है ये हमारे सभी इक्वेशन 2D में लाई करते हैं, एक्स वाई प्लेन में लाई करते हैं। तो अब रहे, ये तो हमने इसका एग्जांपल लिया और इसकी मीनिंग बता दिया कि ए एंड बी आर नॉट जीरो साइमल्टेनियसली। तो ये अकेला अकेला, कभी x जीरो, x का कोफिशिएंट जीरो है तो y का नहीं होना चाहिए, अगर y का कोफिशिएंट जीरो है तो x का नहीं होना चाहिए। ये है इसकी मीनिंग। ये जो दो एग्जांपल हमने दिए, ये इसकी मीनिंग यहाँ से देख सकते हो, ये इसकी मीनिंग है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद मैं और भी बेसिक चीजें यहाँ पर बता रहा हूँ जो बहुत ध्यान से देखना चाहिए स्टूडेंट को। तो चलिए, ये हमने इसका मीनिंग क्लियर कर दिया। अब मीनिंग क्लियर करने के बाद ये अपना जो क्वाड्रेंट प्रॉपर्टी है वो भी रहने देता हूँ। दूसरी चीज ये आती है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है। देखो ए इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ, टोटली बेसिक चलना है। देखो ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। बी को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वाई। सी को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, ये कांस्टेंट टर्म हो गया। तो ये ए बी सी का मीनिंग भी है, और ए बी सी बिलोंग्स टू आर, दैट इज रियल नंबर। क्या लिखना है, रियल नंबर, वो ध्यान देना है, आर इज रियल। ये कॉन्सेप्ट हो गया। ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी कोफिशिएंट ऑफ वाई एंड सी कांस्टेंट टर्म। ये टर्म क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये भी देखना है कि व्हाट इज द एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट मीन्स, अगर एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो क्या करना है, y को 0 पुट करते हैं। क्या करते हैं, y को 0 पुट, y इक्वल टू 0। जैसे ही हमें x इंटरसेप्ट अगर फाइंड करना हो तो पुट y इक्वल टू 0। जब हम लोग y को 0 यहाँ पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, देयरफॉर ax प्लस b इंटू 0 प्लस c इक्वल टू 0। तो क्या मिल जाएगा, ax प्लस 0 प्लस c इक्वल टू 0। देयरफॉर ax plus 0 plus c, that is plus c equal to 0. So ax equal to minus c, so x equal to minus c upon a।
ये होता है एक्स इंटरसेप्ट, इस वैल्यू को बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट। इस तरह से निकाला जाता है। तो एक्स इंटरसेप्ट को फाइंड करने का बेस्ट वे यही है, किसी भी इक्वेशन के लिए अगर आता है एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो पुट y इक्वल टू 0, हमें एक्स इंटरसेप्ट मालूम पड़ जाएगा जो कि एक रियल नंबर होगा। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर फाइंड करते हैं y इंटरसेप्ट। पूरा का पूरा बेसिक टर्म जब तक क्लियर नहीं करोगे y इंटरसेप्ट को कैसे निकालते हैं, आइए उसको भी देख लेते हैं। y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए पुट, अगर y इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो पुट x इक्वल टू 0, यहाँ पर 0 पुट करना है। तो देयरफॉर a इंटू 0 प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। a इंटू 0 क्या होता है 0 प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। देयरफॉर बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, क्योंकि 0 प्लस बी वाई रहेगा। देयरफॉर बी वाई इक्वल टू माइनस सी, प्लस सी को हमने ट्रांसफर कर लिया राइट साइड में, तो देयरफॉर y इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए, सॉरी माइनस सी अपॉन बी, यहाँ पर आ गया b। ठीक है, तो इसका ये मीनिंग क्या बताता है, दिस मीन्स अगर हम लोग इसको वर्बल फॉर्म में भी लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, माइनस कोफिशिएंट, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म देते हैं, कांस्टेंट टर्म अपॉन b क्या है, b इज द कोफिशिएंट ऑफ y। चलो कोफिशिएंट को शॉर्ट फॉर्म में इतना लिख देते हैं, कोफिशिएंट ऑफ y। तो कांस्टेंट टर्म माइनस साइन के साथ देखो, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। इस इक्वेशन, यहाँ पर इक्वेशन भी ध्यान देना है कि अगर हमारा ओरिजिनल इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर्म में लिखा गया है तो हमें इस फॉर्मूले पर जाना है, और ऐसे ही पहले वाले टर्म को भी ले सकते हो। तो ये अपना इक्वेशन, क्योंकि कोई कभी कभी स्टूडेंट क्या करते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, अगर यहाँ कुछ माइनस नंबर दे दिया, मान लो कि -5 दे दिया, तो उसको उठा के राइट में कर देते हैं +5। तो यहाँ पर फिर अगर वो +5 है तो फिर यहाँ माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है कि x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 में लिखा गया, तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। ये तो हो गया x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट निकालने के लिए। अब इसके बाद आइए देखते हैं आगे और क्या क्या है। इस एक सिंगल इक्वेशन की मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ अभी। ये इसके बाद बताएगा कि अब मान लो कि इस लाइन का स्लोप क्या है, इस लाइन का स्लोप, ये लाइन को अगर हम लोग यहाँ फिर से लिख दें, स्लोप ऑफ लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इज व्हाट, क्या है स्लोप ऑफ लाइन। देखो स्लोप ऑफ लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इज व्हाट। तो स्लोप निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं स्लोप। स्लोप को लेटर m से दिखाया जाता है, m। अब देखिए SLOPE, m यहाँ पर कहीं भी नहीं है, पूरे वर्ड में m नहीं है। तो m क्यों लिया गया, m जो है यहाँ पर एक ग्रीक वर्ड है और इसका मीनिंग है मॉन्टर, m फॉर मॉन्टर, और इसका मीनिंग होता है टू गो अप। क्या मीनिंग होती है, टू गो अप। m फॉर मॉन्टर, मॉन्टर मीन्स टू गो अप, और इसीलिए ग्रीक वर्ड से m से दिखाया गया, तो हम लोग स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर m, तो ये है मॉन्टर। तो ये स्लोप m इक्वल टू, अब ये m इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, आइए उसको भी देखते हैं। यहाँ पर लिखना है माइनस, एक बड़ा सा पहले माइनस दे दीजिए, क्योंकि माइनस मोस्टली बच्चे भूल जाते हैं, मैंने देखा है पेपर चेक करने के टाइम। तो ये माइनस साइन यहाँ पर आना चाहिए, और जब माइनस साइन आ गया तो इसके बाद यहाँ क्या लिखोगे, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। जैसा कि मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले ही कि व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ x, अब समझ में आया होगा कि मैंने कोफिशिएंट ऑफ x क्यों दिया था। ये कोफिशिएंट ऑफ x इज a, तो यहाँ पर लिखना है माइनस a अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ y क्या है b। देखो x के साथ जिस रियल नंबर का
मल्टीप्लाई हुआ है, क्योंकि मैंने लिखा ना ABC बिलोंग्स टू आर, x के साथ जो नंबर से मल्टीप्लाई हुआ रहेगा वो कोफिशिएंट ऑफ x, और y के साथ जो नंबर आएगा वो कोफिशिएंट ऑफ y। तो यहाँ पर हो गया -a/b। तो इसका मीनिंग है कि स्लोप ऑफ द गिवन लाइन, लाइन जो यहाँ पर लिखी गई सेंटेंस में ax + by + c m इक्वल टू -a/b, इसका स्लोप होता है। और ऐसा नहीं कि देखो ये चीज 11th में भी थी, 11th में भी इसको पढ़ चुके हो, 12th में भी पढ़ चुके हो, लेकिन अब ये 12th में किसी ने पढ़ा किसी ने नहीं पढ़ा, 11th में किसी ने पढ़ा किसी ने नहीं पढ़ा, 10th में किसी ने पढ़ा किसी ने नहीं पढ़ा, तो बेसिक जो अपना टर्म है वो सब छूट चुका है। लेकिन अगर 12th में जो भी टर्म छूटेगा तो उसको हम लोग फिर पकड़ नहीं सकते। इसके लिए 12th का पूरा टर्म यहाँ पर देखते हुए, बेसिक को क्लियर करते हुए फिर अपना 12th का क्वेश्चन स्टार्ट करोगे, सॉल्व करोगे, देखो कितना इंटरेस्ट आएगा फिर सॉल्व करने में, और बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। तो m इक्वल टू -a/b, दिस इज द स्लोप ऑफ गिवन लाइन। तो m इक्वल टू -a/b, दिस इज स्लोप ऑफ गिवन लाइन। नाउ यू कैन से ax + by + c इक्वल टू 0, कोफिशिएंट ऑफ x is a, कोफिशिएंट ऑफ y is b, c is the constant term। तो m फॉर मंटर, तो मंटर यहाँ पर है m, जिससे हमने स्लोप को m से दिखाया है, उसका रीजन क्या है उसका मैंने एक्सप्लेनेशन भी दे दिया। तो m इक्वल टू -a/b, ये तो रहा स्लोप ऑफ द लाइन। लेकिन अगर कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि इफ अ लाइन, मतलब अनदर लाइन इज पैरेलल टू द गिवन लाइन, सो व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ दैट लाइन। मान लो उसका इक्वेशन नहीं दिया गया, सिर्फ इतना बोला गया है कि एक लाइन है जो इस गिवन लाइन के पैरेलल है, तो उस लाइन का स्लोप क्या होगा। तो उसको भी मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। इफ एनी लाइन, मान लो कि ये इक्वेशन नंबर 1 है, चलो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बना दिया यहाँ पर, ये इक्वेशन 1 सपोज कर लो। तो इफ एनी लाइन, अब ये मैं यहाँ पर इरेज करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब इसके बाद इफ अ लाइन, अगर कोई भी लाइन, तो मैं यहाँ पर वर्बल फॉर्म में दे देता हूँ, इफ अ लाइन पैरेलल टू लाइन 1 का मतलब ये लाइन जो यहाँ पर है, देन स्लोप ऑफ न्यू लाइन, जो अपनी पैरेलल लाइन है उसी को न्यू लाइन यहाँ बोल देता हूँ, न्यू लाइन इज इक्वल टू -a/b, उसका भी स्लोप सेम ही रहेगा। जो इस लाइन का स्लोप है वो इस लाइन का भी, न्यू लाइन का, जो लाइन इस लाइन के पैरेलल है, मान लो कि ये गिवन लाइन है, इस गिवन लाइन का हमारा ये हो गया प्लॉटिंग, ठीक है। दूसरी लाइन ये है, ये दोनों लाइन है पैरेलल, मान लो कि ये लाइन है L1 और ये लाइन है L2, लाइन L1 लाइन L2। अगर ये लाइन्स यहाँ पर पैरेलल हैं तो जो स्लोप इसका होगा वही स्लोप इसका होगा। तो इस केस में m इक्वल टू -a/b, और यहाँ पर भी m इक्वल टू -a/b। दोनों ही लाइन का स्लोप एक ही रहता है, सेम रहता है, किसके लिए, पैरेलल लाइन के लिए। तो ये कंडीशन यहाँ पर कंसीडर कर सकते हो। तो अगर मान लो कि ये m1 है ये m2 है, तो यहाँ पर m1 इक्वल टू m2 भी लिख सकते हो, जैसा कि फार्मूला भी दिया रहता है। तो स्लोप ऑफ न्यू लाइन -a/b, तो उसका फार्मूला क्या बनेगा, फॉर पैरेलल लाइंस, ये पैरेलल का सिंबल, फॉर पैरेलल लाइंस m1 इक्वल टू m2। अगर मान लो कि फर्स्ट लाइन का स्लोप m1 है, दूसरे का m2 है, तो दोनों का ही स्लोप इक्वल हो जाएगा, m1 इक्वल टू m2 मींस वैल्यूज विल बी सेम। एक तो यहाँ पर हो गया। अब इसके बाद अपना यहाँ पर आएगा दूसरा लेते हैं। अगर मान लो कि लाइन पैरेलल न हो करके परपेंडिकुलर है, तब क्या करोगे। वहाँ पर अगर लाइन पैरेलल है तब तो दोनों का स्लोप सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर परपेंडिकुलर आ गया तब क्या करोगे, तो उसको भी नोट डाउन करो। इफ अ लाइन परपेंडिकुलर to the line 1, then slope of new line is, तो स्लोप ऑफ न्यू लाइन यहाँ पर क्या होगी वो देखना है
तो उस लाइन का स्लोप यहाँ पर हो जाएगा, देखो परपेंडिकुलर के लिए m इक्वल टू बी अपॉन ए, यहाँ पर ये लिखना है बी अपॉन ए। तो मान लो कि ये हमने m1 उसको नाम दिया था और ये है बी अपॉन ए। सपोज कर लो कि हमारे पास है m2, इसका नाम क्या रख देते हैं m2, और पैरेलल वाले में रख दिया है m1। या इस लाइन का जो गिवन लाइन का है इसका m1 है। गिवन लाइन का स्लोप क्या है, देखो m1 इक्वल टू है माइनस ए अपॉन बी। ये फार्मूला गिवन लाइन के लिए, इसके लिए ये जो लाइन 1 है इसका जो स्लोप है इसका ये है, और जो लाइन एक परपेंडिकुलर है, मान लो कि हमारी भी गिवन लाइन ये है, ठीक है, ये हो गई गिवन लाइन, इसका स्लोप हमने रखा, नेम रखा L1 और स्लोप है M1। दूसरी लाइन इसके ऊपर है परपेंडिकुलर, तो चलो ये परपेंडिकुलर लाइन है, परपेंडिकुलर का मतलब यहाँ 90 डिग्री पर इसको क्रॉस करती है, कितने पर, 90 डिग्री के एंगल पर क्रॉस करती है, और इसका स्लोप है M2। तो M2 की वैल्यू होती है b अपॉन ए, ये फार्मूले से आ गया कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। तो M2 इक्वल टू बी अपॉन ए, M1 इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी। तो अगर हम इन दोनों को देखें तो इन दोनों में क्या कंपैरिजन कर सकते हैं, तो इन दोनों में कंपैरिजन करने के लिए हम लोग देखते हैं कि ये माइनस ए अपॉन बी है, तो ये इसका क्या है, पहला तो साइन प्लस हो गया, दूसरा टर्म रेसिप्रोकल है, उल्टा हो गया। तो इसका मीनिंग ये है, अगर हम लोग यहाँ पर m1 को रखें तो कैसा रखेंगे, या m2 को यहाँ पर ला के रखें तो कैसा रखेंगे, 1 अपॉन m2 करना पड़ेगा। तो देयरफॉर m1 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन m2 आता है, ठीक है। अब देखो m1 इंटू m2 यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो m1 इंटू m2 इक्वल टू माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ ना, m1 इंटू m2 इक्वल टू माइनस 1। तो परपेंडिकुलर के लिए जो हमारा फॉर्मूला बनता है m1 इंटू m2 इक्वल टू माइनस 1, इस तरह से ये होता है, मीन्स m1 मल्टीप्लाइड बाय m2 इक्वल टू माइनस 1। और इस सभी फॉर्मूले का यूज हमें आगे अभी 12th स्टैंडर्ड में जस्ट ये सब कंप्लीट होने के बाद इमीडिएट करना होगा फर्स्ट एक्सरसाइज में ही। ऐसा नहीं सोचना कि ये सब तो 11th का पढ़ा रहे, नहीं, ये 12th का भी है और 11th का रिवीजन भी है, बेसिक कॉन्सेप्ट भी है, क्योंकि ये सब की जरूरत 12th में है और अभी अभी पड़ेगी, फर्स्ट एक्सरसाइज में ही पड़ेगी। सब इस टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो m1 इंटू m2 इक्वल टू माइनस 1 किसके लिए यूज करोगे, व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऐसा, ये L1 लाइन है, ये लाइन है L2, फर्स्ट L1 लाइन का स्लोप है m1, L2 का स्लोप है m2, तो m1 इंटू m2 इक्वल टू माइनस 1। दिस इज द रिलेशन बिटवीन परपेंडिकुलर लाइंस, एक स्लोप के बीच का रिलेशन, दिस इज द रिलेशन बिटवीन स्लोप्स ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइंस। तो जैसे हम लोग यहाँ पर स्लोप के लिए डिस्कस करेंगे तो बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट समझ के लेना है कि m1 इंटू m2 इक्वल टू माइनस 1, ये सभी यहाँ पर पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया। अब दूसरी चीज ये आती है कि हमारे पास और भी बहुत से डाउट्स हैं, जैसे बच्चों को ये कभी कभी नहीं मालूम होता, मान लो कि किसी भी, अभी मैं इरेज करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो अब इसके बाद अपना टॉपिक थोड़ा सा यहाँ चेंज करता हूँ, जिसमें प्रॉब्लम्स बहुत सी आ रही हैं बच्चों को, तो वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। देखिए क्या करना है, किसी भी, मान लो कि हमें ये लेट कोई एक पॉइंट है P और इसका है 5,4, तो इस 5,4 को यहाँ प्लॉट करना है। देखो इसीलिए मैंने अभी इसको छोड़ के रखा है कि क्वाड्रेंट्स सभी मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5,4 को प्लॉट करना। तो सबसे पहले इसके साइन को चेक करो, +5 +4, और यहाँ पर साइन चेक करो ++। इसका मतलब है कि 5,4 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो ये 5,4 यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5,4 लगभग यहाँ पर आ जाएगा, और हमने प्लॉट कर दिया। जो मेन मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ वो चीज को ध्यान दो कि व्हाट इज द नेम ऑफ 5 एंड व्हाट इज द नेम ऑफ 4, ये क्वेश्चंस में आता है। तो स्टूडेंट को ये मालूम होना चाहिए कि फर्स्ट जो एक्सेस के लिए हम लोग दिखाते हैं पॉइंट को, उसका नाम क्या है और दूसरे का नाम क्या है। तो एक्स पर जो दिखाते हैं ये 5, इसका नाम जो करेक्ट नाम है वहाँ दिखाने के लिए इसको बोलते हैं एब्सिसा।
ये है, इसको बोलेंगे एब्सिसा और इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। वाई टर्म को बोलते हैं ऑर्डिनेट, एक्स टर्म को बोलते हैं एब्सिसा। ये जब दोनों मिलाए जाते हैं एब्सिसा प्लस ऑर्डिनेट, तब ये बनता है कोऑर्डिनेट। जैसे हमारा एक जनरल टर्म, मान लो कि यहाँ पर है पॉइंट क्यू और इसकी कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कामा वाई, तो ये है, यहाँ से भी देख सकते हो, एब्सिसा इसको बोलेंगे और इसको बोलेंगे ऑर्डिनेट। तो अगर हम P और Q को कंपेयर करें तो x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 4, जो कि हम प्लाटिंग इजिली क्वाड्रेंट्स पर कर सकते हैं। एक ग्राफ पेपर पर प्लाट कर सकते हो, रफ ग्राफ पेपर पर भी प्लाट कर सकते हो, ऐसे भी प्लाटिंग हो जाएगी। लेकिन इसका जो करेक्ट नाम है एब्सिसा और इसका नाम है ऑर्डिनेट। तो कभी कभी क्वेश्चन में ये वर्ड यूज किए जाते हैं और वहाँ पर जैसे क्वेश्चन इस टाइप का हमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में भी मिल सकता है। और जब हम लोग मैथ्स पार्ट 2 पढ़ते हैं, वहाँ पर अप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव और डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं, वहाँ पर वर्बल फॉर्म में उसके अप्लीकेशंस में भी ये सब वर्ड इंक्लूड होते हैं। तो वहाँ पर ये सब मीनिंग अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, तब उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, फॉर्मुलेट कर सकते हो। पहले तो फॉर्मुलेट करना होता है और फिर सॉल्व करना होता है। लेकिन बच्चों हमारे चैप्टर का नाम क्या है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस क्या है? तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला बताने के पहले मैं पहले यहाँ पर ये बता दूं कि इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे और इसका मीनिंग क्या है। पेयर का मीनिंग सभी को पता है, पेयर मीन्स टू, मतलब ऐसा जोड़ी में रहेगा पेयर। तो पेयर का मतलब है टू, मतलब टू लाइंस को हमें यहाँ पर दिखाना है एक साथ उसके कंबाइंड फॉर्म में। तो कंबाइंड इक्वेशंस ऑफ लाइंस या ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ लाइन, जो हमारा 12th का पोर्शन है, वो मेन यहाँ से चालू होता है। कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस, ये बोल लो, या तो ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस, ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस, इस तरह से कर। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले ले लेते हैं एग्जांपल कि मान लो हमारे पास एक यहाँ पर इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, और एक दूसरा इक्वेशन भी है यहाँ पर x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। छोटे छोटे एग्जाम्पल यहाँ पर x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, एक्स माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखो उसी इक्वेशन से कंपेयर कर सकते हो। x मीन्स 1x प्लस y 1y प्लस 3 मीन्स a is 1, b is 1, c is 3। और यहाँ पर भी x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, a is 1, b is माइनस 1, c is 2। अगर इनका हमें ज्वाइंट फॉर्म निकालना है, कंबाइंड फॉर्म निकालना है, ज्वाइंट या कंबाइंड, तो इनको हम क्या करते हैं, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस को, इन दोनों को हमें यहाँ पर x प्लस वाई प्लस 3 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। मतलब अगर फर्स्ट इक्वेशन को हमने u नाम दिया, u इक्वल टू 0, और इसको नाम दिया v इक्वल टू 0, तो यहाँ पर आता है u इंटू वी इक्वल टू 0। इसकी मैं फार्मूला अभी बताऊंगा, फार्मूला भी इसको दूंगा कि u v इक्वल टू 0 कैसे आता है, जनरल टर्म्स क्या है इसके। लेकिन फार्मूले के पहले एक एग्जाम्पल लो, उसके बाद तो फार्मूला अच्छे से समझ सकते हो। ये सेपरेट इक्वेशंस ऑफ लाइंस हैं, अगर इनको ज्वाइंट करना है, कंबाइंड करना है, तो x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, एक्स माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इनको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे दोनों को, तो x इंटू बोथ, इधर से इधर या इधर से इधर, अलजेब्रा में किधर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। x इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 2, फिर प्लस वाई टू ऑल द थ्री टर्म्स, प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 2, और प्लस 3 यहाँ पर है, प्लस 3 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। अब x टू ईच टर्म, यहाँ पर x इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पर माइनस एक्स वाई, एक्स इंटू प्लस 2 एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस एक्स वाई प्लस वाई इंटू माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू 2 प्लस 2y प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3x प्लस 3 इंटू माइनस वाई माइनस 3y एंड प्लस 3 इंटू
प्लस 2 दैट इज 3 2 या 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसमें जो लाइक टर्म्स हैं, सेम टर्म वाले हैं, देखो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ये दोनों तो अकेले हैं, इनको पहले लिख लेते हैं। देयरफॉर एक्स स्क्वायर, एक्स वाई के कितने टर्म्स हैं उनको देख लेते हैं, अंडरलाइन भी कर लेते हैं। माइनस एक्स वाई यहाँ पर है, प्लस एक्स वाई यहाँ पर है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इनको क्रॉस आउट भी कर सकते हो। अब बचा हमारे पास यहाँ पर माइनस वाई स्क्वायर, तो माइनस वाई स्क्वायर का टर्म लेते हैं। फिर प्लस 2x, यहाँ पर है प्लस 3x, देख लो अंडरलाइन कर देता हूँ, ये दोनों मिला करके हो गया प्लस 5x। और इसके बाद आगे चलते हैं, प्लस 2y और माइनस 3y, ये दोनों मिला करके हो जाएंगे माइनस y और माइनस 6 इक्वल टू 0। तो अगर पूछा जाए ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 5x माइनस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, तो ये है कंबाइंड इक्वेशन ऑफ दीज टू लाइंस, u इक्वल टू 0, v इक्वल टू 0, u फॉर x प्लस वाई प्लस 3 और v फॉर x माइनस वाई प्लस 2। तो इन दोनों का जब हमने कंबाइंड इक्वेशन निकाला और उसको सिंप्लीफाई किया तो क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 5x माइनस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। ये कंबाइंड इक्वेशन हो गया। तो कंबाइंड इक्वेशन निकालने के बाद तो ये इस टाइप का इक्वेशन है, क्या ये होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 है, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। होमो का मतलब होता है इक्वल, सेम, तो होमो का मतलब है सेम। तो देखो यहाँ पर इसकी डिग्री क्या है, 2, यहाँ पर डिग्री है, वाई स्क्वायर है यहाँ तो डिग्री 2 है, लेकिन यहाँ 5x है तो x की यहाँ पर पावर क्या है, 1, तो इसकी डिग्री होगी 1। यहाँ पर ओनली माइनस वाई है, डिग्री 1 है, और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, इसकी डिग्री क्या होगी, 0। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 5x माइनस वाई, इट इज नॉट होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, होमोजेनियस इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इनके जो डिग्रीज हैं टर्म्स के, इस टर्म का डिग्री जब सेम होता है, देखो ये भी 12th स्टैंडर्ड का ही पार्ट है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ कि होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, ये होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 नहीं है, लेकिन कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस है। ये चीज को ध्यान देना है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 5x माइनस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। अब मैंने बताया कि इसके फार्मूले की तरफ चलना है, तो इसके अभी और भी एक्सप्लेनेशन इसका बाकी है, तो सभी एक्सप्लेनेशन एक ही वीडियो में नहीं दिया जा सकता है, इसके लिए अभी और भी फार्मूले हैं, लेकिन अभी इसका जो एक्सप्लेनेशन है, इसका जो फार्मूला है उसको तो यहाँ लिख ही सकते हैं। तो आइए इसको देखते हैं इस फार्मूले के साथ। कंबाइंड इक्वेशन, ज्वाइंट इक्वेशन, तो अगर हम लोग उसी टाइप से कंसीडर कर लें यहाँ पर, लेट u इक्वल टू a1x प्लस b1y प्लस c1 और v इक्वल टू a2x प्लस b2y प्लस c2 और u इक्वल टू 0, v इक्वल टू 0, ये भी कंसीडर करना है। तो कंबाइंड इक्वेशन यहाँ पर क्या आएगा, या ज्वाइंट इक्वेशन जो भी लिख सकते हो, कंबाइंड इक्वेशन, इनका जो कंबाइंड इक्वेशन है u इंटू वी इक्वल टू 0, क्योंकि अभी अभी मैंने दिखाया एग्जांपल में मल्टीप्लाई करते हैं, u इंटू वी इक्वल टू 0 लेना है, तो u का वैल्यू क्या है वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है, a1x प्लस b1y प्लस c1 और सेकंड ब्रैकेट में लिखोगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये u इंटू वी इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशंस हैं। अब इनको देखो, जैसा भी मैंने उधर मल्टीप्लाई किया, a1x का मल्टीप्लाई इन तीनों टर्म से करना है, b1y का मल्टीप्लाई इन तीनों टर्म से करना है, c1 का मल्टीप्लाई इन तीनों टर्म से करना है। तो यहाँ पर इसको एक्सपैंड करके मल्टीप्लाई करके भी अभी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसका जो अगला फार्मूला मैं बताऊंगा तो उसमें वापस से इसको मैं पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। अभी केवल इतना जान लीजिए कि कंबाइंड इक्वेशन या ज्वाइंट इक्वेशन अगर हमको निकालना है तो उसे कैसे निकालना है, जो भी टू इक्वेशंस गिवन रहेंगे उनको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है इक्वल टू 0, लेकिन इस फॉर्म में लेके मल्टीप्लाई करना है। जैसा कि मैंने बताया स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब a1x प्लस b1y प्लस c1 फॉर्म, एक तरफ ही सभी होने चाहिए इक्वल टू 0, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इनको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा हमारा कंबाइंड फॉर्म या ज्वाइंट फॉर्म। तो इस तरह से हम लोगों को कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस मिल जाएंगे।
जिसको हम मल्टीप्लाई करके इजीली निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हमें होमोजेनियस इक्वेशन या और अदर टर्म्स जो भी हैं, अभी इसमें फार्मूले का भी रिमेनिंग पार्ट है, थ्योरम का एक्सप्लेनेशन है, तो वो सभी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसको इमीडिएट जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद अपने अगले वीडियो में इसको अपलोड करूंगा। तो बाकी के टर्म के, बाकी फार्मूले के एक्सप्लेनेशन को देखने के लिए कंटिन्यू जुड़े रहिए हमारे चैनल से और देखते रहिए कमिंग वीडियोज।